अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट देने लगी हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा हो सके तो मैं आपको समझाऊंगी। ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए वे ऑफ नरेशन। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक इस तरह की वे है ऑफ नरेशन जो कि बयान की जाए, दैट डिपिक्ट्स हैपनिंग इन द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब कि ऐसा बयान, डिपिक्ट का मतलब होता है दिखाती है, ये जो बयान है वो दिखाता है हैपनिंग जो हो रहा है इन द फ्लो ऑफ थॉट्स। थॉट्स के ख्यालात, इमोशंस जो होते हैं उनका जो फ्लो है, वो जो मतलब फ्लो मतलब कि जो थॉट्स हैं हमारे वो आए जा रहे हैं, उनका फ्लो जो है वो रुक नहीं रहा। एक के बाद एक ख्याल आता है, एक के बाद एक ख्याल आता है। तो जो आप ख्यालात हैं ना वो आए जा रहे हैं इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स। जो किरदार हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में ये आई जा रहे हैं, ये थॉट्स आई जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। ठीक हो गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सीक्स टू पोर्ट्रे द एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग इन ऑल डिसऑर्डर्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। अब इसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पोर्ट्रे करती है, मतलब तस्वीर कशी करती है द एक्सपीरियंस, तजर्बे का, ऑफ थिंकिंग, जो हम सोच रहे हैं उसके जो हमारे जहन में सोचें आ रही हैं उसका जो तजर्बा है उसकी तस्वीर कशी कर रही है। इन ऑल डिसऑर्डर्स, तमाम खराबियों में, और डिस्ट्रैक्शंस, रुकावटों में, मतलब बीच में जो भी खराबियां, रुकावटें हमारी सोच में आ रही हैं उसका जो पूरा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो उसकी तस्वीर कशी कर रहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट just an attempt to relay a character's thoughts, but to make the reader experience those thoughts in the same way that the character is thinking them. अब इसमें कह रहे हैं कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक अटेम्प्ट नहीं है, वो एक कोशिश नहीं है जो कि वो मुनहसर करे सिर्फ किरदारों के ख्यालात पर, बल्कि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में रीडर का भी एक्सपीरियंस किया जाता है। मतलब जो पढ़ रहा है ना, मतलब हम रीडर होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं जो भी लिखा होता है, तो हम रीडर का एक्सपीरियंस मतलब कि जो पढ़ रहा है उसकी भी सोचों का तजर्बा करना है। हमने सिर्फ किरदारों के सोचों का तजर्बा नहीं करना, ठीक है। Those thoughts in the same way that the character is thinking them. अब ये है कि जो रीडर, जो एक स्टोरी होती है, जैसे वो एक रीडर पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे होते हैं तो हम रीडर हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, तो उस रीडर के जहन में भी वही ख्यालात आएंगे जो कि किरदार, जो करेक्टर है उसके दिमाग में आ रहा है। क्योंकि स्टोरी जो होती है वो इस तरह से पेश की जाती है कि जो किरदार होता है उसको इतना डीपली हम पढ़ रहे होते हैं कि वो बिल्कुल जो सोचें आगे होने वाला होता है या हो रहा होता है वो हम बिल्कुल ऐसे फील करते हैं जैसे हमारे जहन में वो हमारे साथ हो रहा हो। तो इधर वो बात की हुई है कि हम उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करते हैं कि रीडर की सोच कैरेक्टर की सोच जैसी है या नहीं है। ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि सेम वही चीज़ जो कैरेक्टर सोच रहा है वही चीज़ रीडर भी सोचेगा, क्योंकि वो स्टोरी का या नोवेल या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका तरीका ऐसा है, लिखा इतने डीपनेस में लिखा है कि हम उसके अंदर खो जाते हैं। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, द फ्रेज
stream of consciousness was coined by William James to explain the flow of ideas of the waking mind. अब उन्होंने यहाँ बात की है 4th पॉइंट में, stream of consciousness was coined by William James, कि मतलब विलियम जेम्स ने इसको कॉइन किया है, मतलब इसको एक्सप्लेन किया, टू एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ आइडियाज। मतलब विलियम जेम्स का जो है ये उनका है, उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है एक्सप्लेन करने के लिए फ्लो ऑफ आइडियाज, कि मतलब जहन में आइडियाज का फ्लो जो है वो रुक नहीं रहा, ऑफ द वेकिंग माइंड, एक जागता हुआ दिमाग जो होता है उसके अंदर फ्लो ऑफ आइडियाज आ रहे हैं, मतलब जो फ्लो है वो रुक नहीं रहा, जैसे एक झरने से पानी आ रहा होता है वो रुक नहीं रहा होता, इस तरह एक फ्लो ऑफ आइडियाज होते हैं कि वो आ रहे होते हैं, रुक नहीं रहे होते हैं, हमारी सोचें रुक नहीं रही। अब हमारे पास 5th पॉइंट आ जाता है, द एसोसिएटेड फ्रेज इंटीरियर मोनोलॉग is used to explain the inside movement of consciousness in a character's thoughts। अब उन्होंने कहा है कि इसी से एक एसोसिएटेड फ्रेज है इंटीरियर मोनोलॉग, जो कि इस्तेमाल होता है एक्सप्लेन करने के लिए इनसाइड मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इनसाइड मूवमेंट जो हमारे अंदर हरकत हो रही है, ऑफ कॉन्शियसनेस इन द कैरेक्टर्स थॉट्स, जो किरदार है उसके जो ख्यालात हैं उसको हम देख कर सुनकर जो हमारे अंदर की मूवमेंट है, हम अंदर का हमारी फीलिंग्स हैं, हम सोच रहे हैं उस बारे में, ये उससे मुंसलिक किया है उन्होंने, ठीक है। द यूज ऑफ डिवाइस, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द यूज ऑफ डिवाइसेस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग marks a revolution within the type of novel, because by these devices the writer can characterize the flux of a personalities, ideas, impressions and feeling, usually with non-logical sequence। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है डिवाइसेस की, कि ये डिवाइसेस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज हो रही हैं। अब किन ये डिवाइसेस की बात हो रही है कि हमने जो पहले इंटीरियर मोनोलॉग का जिक्र किया है, ये उन डिवाइसेस की बात हो रही है कि इन डिवाइसेस के ज़रिए क्या होता है कि जो राइटर है वो अच्छे से कैरेक्टराइज कर सकता है, किसको कैरेक्टराइज कर सकता है, पर्सनैलिटी आइडियाज़ के, मतलब जो कैरेक्टर है उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया उसे हो जाता है, इम्प्रेशन मिल जाता है उसे, फीलिंग्स उसे पता चल जाती है कि ये कैरेक्टर क्या सोच रहा है, यूजुअली विद नॉन लॉजिकल सीक्वेंस, कोई लॉजिक ना भी बने लेकिन उसको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन डिवाइसेस के ज़रिए। इंटीरियर मोनोलॉग, जिसमें आगे और भी मोनोलॉग के आगे मैं आपको टाइप्स बताती हूँ। आगे आ जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स के मुताबिक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या था, अब ये मैं बताती हूँ। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज समथिंग फ्लूइड एंड अनब्रोकन करंट ऑफ फीलिंग्स, इंप्रेशंस एंड अवेयरनेस इन जनरल। ह्यूमन, इधर उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहा हुआ है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कि जो इंसान की बेख्याली में वो सोच रहा होता है वो एक फ्लूइड की तरह है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक आबशार का जो झरना होता है वो पानी आ ही जा रहा होता है, उसका फ्लो रुक नहीं रहा होता। यहाँ पे वो बात की कि इज समथिंग फ्लूइड, फ्लूइड की तरह है। एन अनब्रोकन करंट ऑफ फीलिंग्स, अनब्रोकन करंट ऑफ फीलिंग्स, कि वो फीलिंग्स आ रही हैं, वो कहीं पर रुक नहीं रही, कोई कहीं पर महदूद नहीं हो रही। इम्प्रेशंस एंड अवेयरनेस, मतलब इम्प्रेशंस भी उसके बारे में
जाहिर सी बात है कि इम्प्रेशंस, अवेयरनेस जो भी है, ये सारी सोचें एक अनब्रोकन करंट ऑफ फीलिंग की तरह आ रही है, और उन्होंने इसको एक फ्लूइड कहा है कि एक फ्लूइड की तरह है। आगे हम कह देते हैं बेस्ट एग्जाम्पल जो है कॉन्शियसनेस राइटिंग की, वो है मिसेस डोलोवे की, is one of the best known example of this literary technique। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं कि मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। अब यहाँ पर डिफरेंस है। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा इस तरह, जिसमें पहले आप ये, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, और फिर इसके अंदर ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स आ जाएगा, फिर बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग आ जाएगी जो डोलोवे है, और अब आ जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब मोनोलॉग, यहाँ पे सिंपल मोनोलॉग का वर्ड यूज हुआ है, तो ये मोनोलॉग मतलब इंटीरियर मोनोलॉग की बात हुई है। इंटीरियर मोनोलॉग involves a character externalizing their thoughts। अब externalizing का मतलब होता है बैरूनी बनाना, कि इंटीरियर मोनोलॉग में शामिल है एक किरदार, ठीक है, जो कि अपनी एक्सटर्नलाइजिंग करता है, बैरूनी बनाता है देयर थॉट्स, अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को जो है वो क्या करता है, वो अपने बैरूनी बनाता है, मतलब जो उसके अंदर बातें चल रही हैं, जो वो चीज़ें सोच रहा है, वो उनको बोलता है, तो वो क्या हो जाता है, वो बैरूनी बन जाती हैं बातें, कि अंदर की बात, दिल की बात उसने बाहर कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर मोनोलॉग। आगे आ जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब इसका नाम आपको सुनकर ही समझ आ रहा होगा कि ड्रामे की कुछ इस तरह बात हो रही होगी, तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्वॉल्व्स वन कैरेक्टर स्पीकिंग टू अनदर कैरेक्टर। ये तो आपको फटाफट समझ आ गई होगी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये शामिल होता है कि एक किरदार दूसरे किरदार से बात कर रहा हो, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात हो रही है, मतलब जैसे ड्रामों में हो रहे होते हैं, सीन्स क्रिएट हो रहे होते हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग। आगे आ जाता है मेन फंक्शन ऑफ मोनोलॉग। मोनोलॉग का असल मकसद क्या होता है, टू गिव द ऑडियंस टू मोर डिटेल्स अबाउट ए कैरेक्टर और अबाउट द प्लॉट। मोनोलॉग का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि वो कैरेक्टर के बारे में या प्लॉट के बारे में डिटेल्स दें, ठीक है, कैरेक्टर के बारे में या प्लॉट के बारे में, ये सारा कुछ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोलॉग। Monologue should be brief speech of 2 minutes presented by single character। एक सिंगल कैरेक्टर 2 मिनट की स्पीच कर रहा है ब्रीफली, तो वो क्या है, एक मोनोलॉग होना चाहिए इस तरह, ये उसकी खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में थीम आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है, लीगल स्ट्रक्चर आ जाता है, इमेजिन्ड सिचुएशन आ जाती है। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ मोनोलॉग। अब ये हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है, इसमें आ जाता है डायरेक्ट मोनोलॉग और इनडायरेक्ट मोनोलॉग, और एक आ जाती है सोलिलोक्वाई। अब डायरेक्ट मोनोलॉग इज व्हेन ए कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेस दैट एन ऑडियंस इज प्रेजेंट एंड स्पीक्स टू देम डायरेक्टली। मतलब कि जब एक किरदार रिकॉग्नाइज कर ले, मतलब उसको ये पता चल जाए कि ऑडियंस मौजूद है, और एंड स्पीक्स टू देम डायरेक्टली, और उसको डायरेक्टली ऑडियंस से बात करनी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, उसमें 1 पर्सन होता है,
और वो ऑडियंस को हंसाने के लिए वो बातें ऐसी करते हैं कि ऑडियंस हंसे, मतलब उनसे डायरेक्टली उनसे बातें कर रहा होता है ना। आपने देखा होगा, तो वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट मोनोलॉग होता है। वो एक मोनोलॉग की टाइप है, मतलब एग्जाम्पल है, एक टाइप नहीं एग्जाम्पल है वो, कि जब मतलब जो पर्सन है, जो कैरेक्टर है, उसको पता हो कि ऑडियंस मौजूद है और उसको उस ऑडियंस से डायरेक्टली बात करनी है, तो वो डायरेक्ट मोनोलॉग होगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास दूसरी आ जाती है इनडायरेक्ट मोनोलॉग। अकर्स व्हेन ए कैरेक्टर स्पीक्स टू अनदर कैरेक्टर ऑन द स्टेज विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस। इनडायरेक्ट मोनोलॉग, ठीक है। इसमें होता है कि जब एक किरदार बोलता है दूसरे किरदार से, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बोलता है, ये ड्रामेटिक वाली ही बात आ गई, ठीक है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बोल रहा है स्टेज पर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस। उसको नहीं मालूम कि यहाँ ऑडियंस बैठी है या नहीं बैठी, उसको ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं। उसने आकर अपना जो ड्रामा या स्किट, उसका जो भी है, जो भी उसने एक्टिंग करनी है या उसने कोई भी बात करनी है, तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात करेगा। उसने ऑडियंस से कोई बात नहीं करनी, उसको ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मोनोलॉग, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है। और डायरेक्ट में क्या था कि वो ऑडियंस से जब बात कर रहे होते हैं डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट मोनोलॉग होगा। अब हमारे पास तीसरी टाइप आ जाती है सोलिलोक्वी। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इजी है, इसकी डेफिनेशन इजी है, ठीक है। इज व्हेन ए कैरेक्टर स्पीक्स देयर innermost thoughts out loud as if there is no one there to hear them। जब सोलिलोक्वी, जब एक किरदार बोलता है अपने इनर मोस्ट थॉट्स, अपनी अंदरूनी बातें बोलता है, अपनी अंदरूनी सोचें ख्यालात बोलता है। आउट लाउड मतलब लाउडली बोलता है, चीख चीख के, ऊंची आवाज में बोलता है, और वो समझता है कि उसको कोई नहीं सुन रहा। देयर इज नो वन देयर टू हेयर देम। वो समझता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला हूँ और मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा। तो ये हो जाता है कि वो चीख चीख के वो बोल रहा है, अपने अंदर की बातें बोल रहा है, अपने ख्यालात, जो भी वो कहना चाहता है वो बोल रहा है। किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं है, वो बोल रहा है। उसको नहीं पता कि यहाँ पे ऑडियंस मौजूद है या नहीं। वो समझता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, उसको ऐसे लग रहा है। तो ये क्या होगी, सोलिलोक्वी। ठीक हो गया। ये हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाएगा। ये मैंने आपको इसके बताए हैं 6 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स आ जाएगा, कि उन्होंने कहा था कि फ्लूइड जैसा है और अनब्रोकन करंट है ऑफ फीलिंग्स, इंप्रेशंस एंड अवेयरनेस, ठीक है। फिर आ जाएगी बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस कौन है, मिसेस डोलोवे, बेस्ट एग्जांपल। फिर आ जाएगी ड्रामेटिक और इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग में क्या मैंने आपको बताया कि वो एक्सटर्नलाइजिंग करते हैं अपने थॉट्स को, मतलब अंदर की जो सोचें होती हैं, उनके ख्यालात होते हैं, वो बाहर निकालते अपने। तो वो इंटीरियर मोनोलॉग होता है। इंटीरियर से याद कर लें कि अंदरूनी बातें, इंटीरियर अंदरूनी बातें या ख्यालात जो भी, वो अपना एक्सटर्नलाइजिंग करता है, बैरूनी बनाता है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है,
ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बोल रहा है। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा हमारा मेन फंक्शन ऑफ मोनोलॉग, कि मोनोलॉग का अहम मकसद क्या है। अहम मकसद ये है कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में और प्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, डिटेल्स बताएंगे, किसको, ऑडियंस को। वो अहम मकसद होता है मोनोलॉग का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा मोनोलॉग की, कि मोनोलॉग को 2 मिनट की ब्रीफली स्पीच होनी चाहिए जो कि एक सिंगल कैरेक्टर दे रहा हो। और फिर इसमें थीम, ऑब्जेक्टिव, लीगल स्ट्रक्चर, इमेजिन सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है। फिर आ जाएगी टाइप्स ऑफ मोनोलॉग, जिसमें डायरेक्ट मोनोलॉग और इनडायरेक्ट मोनोलॉग। डायरेक्ट वो होगा जिसमें हम डायरेक्ट बात कर रहे होंगे ऑडियंस से, मतलब कैरेक्टर जो है वो बात कर रहा होगा और उसको पता होगा कि यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, मैंने उनसे बात करनी है। इनडायरेक्टली मोनोलॉग में क्या होगा कि वो ऑडियंस से कोई बात नहीं करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं होगा ऑडियंस बैठी है या नहीं बैठी, उसको सिर्फ बोलना है दूसरे कैरेक्टर से। मतलब स्टेज पे वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बोल रहा है, तो ये इनडायरेक्ट मोनोलॉग होगा। मतलब कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इनडायरेक्ट मोनोलॉग होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएंगे सोलिलोक्वी। ये वो होगा कि एक इंसान खड़ा हुआ, वो चीख चीख के बोल रहा है, अपने ख्यालात, अपनी सोचें बता रहा है ऊंची आवाज में, बहुत चीख रहा है। तो क्या है कि उसको नहीं, वो समझ रहा है कि यहाँ मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, मैं अपने आप से मतलब अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, लेकिन ये मतलब ऑडियंस हो या ना हो उसको ये नहीं है, उसको वो यही समझ रहा है कि मैं अकेला हूँ। तो ये क्या है, सोलिलोक्वी। ये नेम याद कर लें आप। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक दफ़ा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी ओवरव्यू दे दूँ, जो मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स बताए हैं। पहले में मैंने ये बताया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नरेशन होती है, एक बयान होता है जो कि दिखाता है, डिपिक्ट्स हैपनिंग, कि क्या हो रहा है इन द फ्लो ऑफ थॉट्स, के फ्लो, जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, हमारी सोचें, ख्यालात का जो फ्लो है वो इन द माइंड ऑफ कैरेक्टर के माइंड में जो फ्लो ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, हो रहे हैं, उसको बयान करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो तस्वीर कशी करता है ख्यालात के एक्सपीरियंस को। बेशक कोई खराबियां हों, रुकावटें हों, उन मतलब हमारी सोचों में खराबियां आ रही हों, रुकावटें आ रही हों, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस ने तस्वीर कशी करनी है उस एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग की। फिर मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक अटेम्प्ट नहीं है कि वो सिर्फ मुनहसर हो कैरेक्टर के थॉट्स पर, बल्कि वो रीडर का एक्सपीरियंस करेगा कि जो कैरेक्टर के माइंड में थॉट्स चल रहे हैं कि क्या वो रीडर के माइंड में भी वैसे ही चल रहे हैं। तो इस चीज़ को ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये है। ठीक है, कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो हमारे ख्यालात होते हैं बिल्कुल वो इस तरह होते हैं कि जो कैरेक्टर के माइंड में चल रहा है वही सेम चीज़ हमारे माइंड में भी चलेगी, मतलब रीडर के माइंड में। तो ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। और ये सिर्फ कैरेक्टर के ख्यालात मतलब ख्यालात, सोचों का नहीं वो मुनहसर होती, बल्कि ये रीडर के वो थॉट्स का भी एक्सपीरियंस करती है। फिर मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया कि जो फ्रेज़ है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये विलियम जेम्स ने बताया, ये इसको एक्सप्लेन किया है, फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ वेकिंग माइंड, कि जो एक जागता हुआ दिमाग है उसके अंदर फ्लो ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं,
आइडियाज़ का फ्लो आ ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। जैसे एक पानी के झरने से पानी आ रहा है, रुक नहीं रहा। तो इसी तरह उन्होंने ये बात की है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है विलियम जेम्स ने। आगे वो तो आपको पता है, मैंने बता दिया है कि वो फ्लूइड की तरह उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि ये अनब्रोकन करंट है ऑफ फीलिंग्स, इम्प्रेशंस, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाता है, 5th पॉइंट मैंने आपको जो बताया कि एसोसिएटेड फ्रेज है इंटीरियर मोनोलॉग, जो कि इस्तेमाल होता है इनसाइड मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने में। इन कैरेक्टर्स थॉट के जो कैरेक्टर के जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं वो हमारे माइंड में क्या मतलब उससे रिलेट कर रहे हैं कि जो चीज़ यूज टू एक्सप्लेन द इनसाइड मूवमेंट, कि जो कैरेक्टर के माइंड में जो बात चल रही है उसके अंदर ख्याल चल रहा है, तो उसके अंदर की फीलिंग्स क्या हैं, वो अंदर उसके क्या है, इनसाइड मूवमेंट, इनर मूवमेंट क्या है, वो इंटीरियर मोनोलॉग हो गया, ठीक है। और फिर मैंने आपको 6 पॉइंट बताया था कि यूज ऑफ डिवाइसेस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो ये डिवाइसेस यूज कर रहे हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, इससे राइटर को मदद मिलती है कैरेक्टर की पर्सनैलिटी जज करने में। आइडियाज़ मिलते हैं, उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेशन पता चलता है कैरेक्टर का, फीलिंग्स पता चलती हैं, ये सारा कुछ उसको डिटेल्स पता चल जाती हैं। किससे? डिवाइसेस से। ये जो डिवाइसेस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, जो इंटीरियर मोनोलॉग पहले बात हुई है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरे से कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए और किस तरह की वीडियो बनाऊं। थैंक यू।